अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हिंदुस्तान में हलचल चल रही है एनआरसी के ताल्लुक से या फिर कैब यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल, इस ताल्लुक से हलचल चल रही है और कई सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। तो इस ताल्लुक से चंद बातें मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए और सही चीज क्या है, एनआरसी और कैब क्या है, ये हमको इंशाल्लाह मालूम हो जाए। एनआरसी का माना है नेशनल रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट। ये असम में अपडेट किया गया है बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान जानने के लिए, क्योंकि 1971 में जंगे आजादी के वक्त कई सारे बांग्लादेशी असम में घुस गए थे। एनआरसी के मुताबिक इस रजिस्टर में उन्हीं लोगों के नाम दर्ज किए जाएंगे जो असम में नागरिक है या फिर उनके आबा व अजदाद 25 मार्च 1971 में असम में नागरिक थे। ये लोग अगर रहेंगे तो इन्हीं के नाम को एनआरसी में दर्ज किया जाएगा। अब जानते हैं कि एनआरसी सबसे पहले कहां पर लागू हुआ या कहां पर बना। सबसे पहले एनआरसी 1951 में असम में प्रिपेयर किया गया था, यह जानने के लिए कि यहां के नागरिक कौन है, उनके प्रॉपर्टीज क्या है या फिर उनकी कितनी दौलत है। उसके बाद ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन एनआरसी को अपडेट करने की डिमांड 1975 में शुरू कर दी थी। द आसाम अकॉर्ड 1985 ने यह वादा किया था कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए 24 मार्च 1971 को आसाम में आए थे उनके नाम को इलेक्टोरल रोल में से निकाल दिया जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी और उनको वापस बांग्लादेश भिजा दिया जाएगा। यह आसाम अकॉर्ड का एक कंडीशन था। आसाम की कुल आबादी 33 मिलियन है, यानी 3 करोड़ 30 लाख लोग आसाम में रहते हैं। हिंदुस्तान का सिर्फ यही एक वाहिद स्टेट है जिसमें एनआरसी किया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की बुनियाद पर किया गया था। एनआरसी का बुनियादी मकसद यही है कि आसाम में इंडियन नेशनल्स कौन है ये पता लगाया जाए और फॉरेनर्स यानी घुसपैठिए यानी परदेसी कौन आसाम में घुस गए हैं उनका पता लगाने के लिए यह एनआरसी किया गया था। ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और दूसरे आसामीज का यह कहना है कि ये लोग जो बांग्लादेश से आए हैं उन्होंने आसाम में क्राइम को बहुत बढ़ावा दिया, क्राइम किया, चोरी की, बहुत सारे क्रिमिनल काम इन्होंने किया। इसीलिए इनका यह कहना था कि इनको इनकी नेशनैलिटी छीन ली जाए और इनकी नेशनैलिटी छीनकर इनको वापस बांग्लादेश भिजा दिया जाए। यही कहना था ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन का। अब उसके बाद आप देखिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने एनआरसी के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए, 1200 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च हुए एनआरसी को जानने के लिए सिर्फ आसाम में। तो अब आप सोचें कि हिंदुस्तान में अगर पूरा एनआरसी लागू होगा तो कितने हजारों करोड़ रुपए लगेंगे पूरी हिंदुस्तान की एनआरसी करने के लिए, और यह बहुत लंबे वक्त में होगा, यह कम वक्त में नहीं होगा। इसको हो सकता है कि कई महीनों कई सालों गुजर जाए। सिर्फ आसाम में 1200 करोड़ रुपए लग गए और 55,000 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस पर काम किया। क्या उन्होंने देखा? उन्होंने 64.4 मिलियन यानी 6 करोड़ 44 लाख डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक किया सिर्फ आसाम में। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में अगर लागू होगा तो कितने करोड़ों रुपए इसके ऊपर लग जाएंगे, कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके ऊपर काम करेंगे और कितने मिलियंस डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करना पड़ेगा किसी को नेशनैलिटी देने के लिए। तो आसाम की हद तक ये एनआरसी इस तरीके से लागू हुआ है। अब ये जानते हैं कि एनआरसी का अपडेट कैसे होता है। अगर एक आसामी अपना नाम एनआरसी में देखना चाहता है तो वो लिस्ट ए के कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ एक फॉर्म सबमिट करे, यह साबित करने के लिए कि वो आसाम का नागरिक ही है और वो 24 मार्च 1971 की रात आसाम में दाखिल नहीं हुआ है। यह साबित करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? एक फॉर्म और लिस्ट ए में जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। और अगर कोई आसामी ये दावा करता है कि वो उसके आबा व अजदाद यानी उसके बाप दादा आसाम के थे तो वो क्या करें? लिस्ट बी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर फॉर्म फिलअप कर वो फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। तो लिस्ट ए और लिस्ट बी दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स आसामीज को सबमिट करने होंगे। ये पूरा एनआरसी है, सिर्फ आसाम के लिए बता रहा हूं मैं। और लिस्ट ए के डॉक्यूमेंट्स क्या है? लिस्ट ए के डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले है इलेक्टोरल कार्ड जो होता है, इलेक्टोरल रोल जो होता है वो 1971 से पहले का दर्ज होना चाहिए, सबसे पहला ये है। उसके बाद है एनआरसी 1951 में जो आसाम में एनआरसी किया गया था उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तीसरा है लैंड, कोई जमीन वगैरह है तो उसके पेपर्स होने चाहिए। चौथा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, और उसके बाद है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, उसके बाद है पासपोर्ट, उसके बाद है एलआईसी अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। आठवां है परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। नौवां है अगर कोई तालीम हासिल किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर्स, अगर कोई आपके लीगल मैटर्स है तो उसमें आपके जो रिकॉर्ड्स है वो आप सबमिट कर सकते। 10वां है रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आप
सबमिट कर सकते हैं लिस्ट ए में। ये 10 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लिस्ट ए में सबमिट करने होंगे। लिस्ट बी में क्या डॉक्यूमेंट्स है वो देखते हैं। लिस्ट बी में सबसे पहला डॉक्यूमेंट है लैंड डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई जमीन जायदाद है उसकी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। दूसरा है अगर कोई आपने पढ़ा है, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन हासिल की है तो वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। तीसरा है बैंक सर्टिफिकेट। चौथा बैंक, एलआईसी या पोस्ट ऑफिस अगर आपको रिकॉर्ड्स है तो वो सबमिट कर सकते हैं। पांचवा है रेशन कार्ड, इलेक्टोरल रोल्स। और सेवेंथ है कोई भी लीगली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। आठवां है इस सर्कल ऑफिसर और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सर्टिफिकेट। अगर खातून है तो पंचायत की तरफ से अगर उसको कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो वो सर्टिफिकेट वो लिस्ट बी में सबमिट कर सकती है। अब जो 31 अगस्त 2019 को जो फाइनल एनआरसी लिस्ट रिलीज हुई है जिसमें 3.29 करोड़ लोग में से 19,06,657 लोगों से नेशनैलिटी साबित नहीं होने की बुनियाद पर उनसे नेशनैलिटी वापस ले ली गई। तो क्या अब जो लिस्ट में लोग नहीं आए उनको फॉरेनर कहा जाएगा? नहीं, ये लोग जो लिस्ट में इनका नाम नहीं आया है, तकरीबन 19 लाख लोग हैं, ये लोग लिस्ट में नाम नहीं आने की बुनियाद पर 120 दिन के अंदर यानी 4 महीने के अंदर ये फॉरेन ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं जो खाजी जुडिशियल बॉडीज के अंदर आता है। जो 1964 में जो लॉ बनाया गया था उसके तहत ये जुडिशियल बॉडी आती है, इसको वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस कोर्ट में उनकी नेशनलिटी साबित नहीं होती है तो फिर वो हायर कोर्ट में जाएंगे। अगर हायर कोर्ट में भी उनकी नेशनलिटी साबित नहीं होती है तब उनको परदेसी या फिर फॉरेनर कहा जाएगा। उसकी बुनियाद पर उनको डिटेंशन कैंप्स में रखा जाएगा। जुलाई 2019 तक 1,17,164 लोगों को गैर मुल्की यानी परदेसी ऐलान कर दिया गया। उनमें से 1,145 लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। अब असल सवाल का जवाब जो सब लोग जानना चाहते हैं, ये तो आसाम की बात हो गई और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि एनआरसी सारे हिंदुस्तान में लागू होगा, तो हमारा क्या होगा? सबसे पहले मैं आप तमाम को यह बताना चाहता हूं कि एनआरसी या कैब से डरने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने कई सारे बातें सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या कहीं पर देखकर, कहीं पर बोलकर, कहीं पर फॉरवर्ड कर सबको कंफ्यूज कर दिया या फिर डरा दिया। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताता हूं। सिटीजनशिप एक्ट में आसामीज को 1971 से पहले प्रूफ देने की जरूरत है और बाकी के हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स है उनको 4 तरीकों से अपने आप को सिटीजन प्रूफ करने को उनको मौका दिया गया। 4 तरीके से वो अपने आप को सिटीजन प्रूफ कर सकते हैं, मगर आसामीज को 1971 से पहले, क्योंकि वहां पर बांग्लादेशी घुस गए थे उनकी जंगे आजादी के वक्त पर। 24 मार्च 1971 की रात को वो घुस गए थे, इसीलिए उनको वो डेट दी गई है। और बाकी के जितने भी स्टेट्स है 5 तरीके से अपनी नेशनलिटी प्रूफ करने की इजाजत है। सबसे पहला है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मगर 5 में से मैं सिर्फ पहले बर्थ के बारे में ही बताऊंगा क्योंकि यही सबसे ज्यादा सबको काम आएगा। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट पे से आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऐसा टाइप करिए गूगल में, आपको फर्स्ट वाली लिंक जो मिलेगी पीडीएफ की वो डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मगर इसमें मैं आपको सिर्फ बर्थ के बारे में बताऊंगा कि बर्थ के जरिए हम अपने आप को इंडियन सिटीजन कैसा प्रूफ कर सकते हैं। इन केस एनआरसी पूरे हिंदुस्तान में अगर लागू होता है तो हम अपने आप को कैसा प्रूफ कर सकते हैं, उसका तरीका यह है। सबसे पहला जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसके पार्ट ए में आप पढ़ सकते हैं कि अगर कोई शख्स 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 इन डेटों के दरमियान पैदा होता है तो वो इंडियन सिटीजन ही होगा और इस शख्स को अपने माँ बाप की इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके माँ बाप कोई भी हो, कहीं के भी हो, अगर इस डेट्स में पैदा होता है ये शख्स तो वो इंडियन सिटीजन है। दूसरा क्या है, 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 इन डेट्स के दरमियान अगर कोई शख्स पैदा होता है तो ये लाजिम है कि दोनों उसके पेरेंट्स, दोनों या दोनों में से कोई एक एटलीस्ट पेरेंट उसका इंडियन हो, तभी उस शख्स को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। तीसरा, अगर कोई 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होता है तो उसको यह लाजिम है कि उसके दोनों भी पेरेंट्स इंडियन सिटीजन ही हो और उनमें से कोई भी एक इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। उनमें से उसका बाप या उसकी मां कोई भी इलीगल दूसरे कंट्री से आना नहीं चाहिए। दोनों भी चाहिए कि कंपलसरी वो इंडियन सिटीजन ही हो, तभी उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी।
अगर आपको एक ही बार में ये समझ नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइंड कर फिर से देख सकते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, डेट्स आप इंशाल्लाह उसमें देख सकते हैं। और इन सब चीजों को प्रूफ करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इंडियन सिटीजनशिप को प्रूफ करने के लिए सिटीजनशिप बिल 1955 में 14 डॉक्यूमेंट्स दिए गए, उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप देकर आप अपनी नेशनैलिटी प्रूफ कर सकते हैं। मगर इसमें हम ये देखना चाहिए कि अपना नाम जो भी है, खासकर मुसलमानों में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है मोहम्मद को हमने कभी MD लिख दिया, कभी M लिख दिया, कभी MOHD लिख दिया, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है। वो फौरन से फौरन अपने हर सर्टिफिकेट में, हर कार्ड में, हर ID कार्ड में एक ही नाम रख ले, MD MOHD ना रखे, एक ही नाम रख ले, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको ये कह सकता है कि भाई अगर इतना अच्छा काम हो रहा है कि बाहर वालों को आप बाहर निकाल दे रहे, हिंदुस्तान से निकाल दे रहे, और जो है हमारे देश को आप साफ कर रहे, हमारे देश को आप सुथरा कर रहे, हमारे देश को आप अच्छा बना रहे हैं, हमारे देश में आप पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो ये प्रोटेस्ट क्यों है? ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि जब NRC का डेटा रिलीज हुआ तो यह देखा गया कि ऐसे कई सारे लोग जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी हिंदुस्तान में गुजारी, अपनी जान माल यहीं लगा दी, अपनी मेहनतें यहीं लगा दी, हिंदुस्तान को डेवलप करने में लगा दी, और ऐसे ऐसे वेटरन आर्मी के ऑफिसर्स जो जंगों में शरीक हुए उनको भी NRC लिस्ट से निकाल दिया गया। और ऐसा डर मालूम हो रहा है कि मैक्सिमम मुसलमानों को ही इसमें से निकाल दिया जाएगा। मगर आगे हम देखेंगे कि कितने मुस्लिम निकलेंगे, कितने नॉन मुस्लिम निकलेंगे, वो अभी पता नहीं है। मगर जब निकलेंगे तो ये मैक्सिमम मालूम होता है कि इसमें से कई सारे लोगों का मुसलमान नाम है। तो ये क्लियर हमको होना चाहिए कि NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट, सिर्फ आसाम में ही हुआ है, अभी पूरी कंट्री में नहीं हुआ है। आसाम में ही होने के लिए 1200 करोड़ रुपए लग गए। 55,000 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने 6 करोड़ डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। तो आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में जब लागू हो जाएगा तो कितने पैसे लग जाएंगे, कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसके पीछे लग जाएंगे, और कितना इसके लिए वक्त हो सकता है। तो जितना वक्त ज्यादा हो रहा है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम हमारे डॉक्यूमेंट्स का नाम पूरे इंशाल्लाह जल्द से जल्द करेक्ट कर लेंगे, ताकि कभी भी कोई भी आपकी सिटीजनशिप प्रूफ करने की बात कहे या कोई डॉक्यूमेंट्स बताने की बात कहे तो आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह उन लोगों के सामने रख सकते हैं। अब हमारा दूसरा मुद्दा जो है कैब यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये जो है एक्ट 1955 का है, जिसमें सिटीजन किसको बनाना है, नेशनलिटी किसको देना है, वो पूरी तफसीलात बताए गए हैं। ये 1955 में ये एक्ट बनाया गया था। तो 1955 से लेकर अब तक उसमें 8 चेंजेस आए। अमेंडमेंट का माना होता है चेंजेस, कुछ चेंजेस करना। तो 8 अमेंडमेंट्स आए हैं। ये जो अभी 2019 में जो चेंजेस या अमेंडमेंट आया है वो 9th वाला अमेंडमेंट है। और कल जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हो गया है उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाकर जब ये साइन हो जाएगा तो ये कानून बन जाएगा। तो ये क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ये एक्ट उन नॉन मुस्लिम्स को नेशनलिटी देगा जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लोग अगर हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर दाखिल हुए हैं तो इनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। 6 कम्युनिटीज का जिक्र इसमें किया गया है। कौन है वो? हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, पारसीज, जैन्स और सिख्स। ये 6 लोगों को सिटीजनशिप यानी नेशनलिटी दी जाएगी। इसमें मुसलमानों का नाम नहीं है। यह बिल कहता है कि 6 कम्युनिटीज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल इमिग्रेंट्स। का माना ये 6 कम्युनिटीज के लोग जो हिंदुस्तान में आ गए हैं, 6 साल यहां पर गुजार दिए हैं, विदाउट एनी वैलिड प्रूफ, विदाउट एनी बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी अगर उनके पास पहचान पत्र नहीं भी रहेगा तो उनको हम नेशनलिटी दे देंगे। ये है कैब। और अगर इन लोगों के ऊपर कोई ऐसे केसेस है कि ये लोग इलीगली हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं, अगर ऐसे केसेस भी इनके ऊपर चल रहे हैं तो ये केसेस भी इनके खारिज कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। और NRC के जरिए जो आसाम में 19,06,657 लोगों को जो NRC के जरिए इनको निकाल दिया था रजिस्टर्स में से, इनमें से जो नॉन मुस्लिम्स है उनको नेशनलिटी दी जाएगी। अब आप देखिए NRC में जो तकरीबन 19 लाख लोग जिनका नाम रजिस्टर में नहीं है, उन लोगों में से जितने भी नॉन मुस्लिम्स है उनको नेशनलिटी दी जाएगी, मुसलमान को नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये बिल में 6 कम्युनिटीज में से मुसलमान का नाम दाखिल नहीं है। और ये सिटीजनशिप बिल ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होगा, जैसे आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ऐसे जगहों पर ये सिटीजनशिप बिल लागू नहीं होगा। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड पर भी ये लागू नहीं होगा, क्योंकि इनके पास इनर लाइन परमिट है। दूसरे स्टेट्स के लोग अगर इस स्टेट में जाना चाहते हैं
तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के मुताबिक दूसरे हिंदुस्तानी अगर ये स्टेट्स में जाना चाहते हैं तो इनको इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत है, तो ये परमिट लेकर ही वो इन स्टेट्स में जा सकते हैं। तो इन स्टेट्स में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू नहीं होगा। अब मुसलमान होने के नाते हमको क्या करना चाहिए? देखिए, यहां पर मुझे एक शेर याद आता है अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल ने कहा कि दीन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमान में। तो अब हालात ऐसे लगते हैं कि दीन की फिक्र करनादा, मुसीबत आ चुकी है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो चुके हैं, उनका प्लानिंग हो चुकी है, अब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। यही हम कह सकते हैं। हमने मुसलमानों ने दीन की फिक्र नहीं की, दीन पर अमल नहीं किया, दीन लोगों को नहीं बताया, तो यह हो गया कि मशवरे बन गए, प्लानिंग हो गई, अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? अभी भी हमारे लिए रास्ता है कि हम अल्लाह की तरफ पलट जाए। देखिए, ये तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बात हो रही है। हमारा ईमान क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी हमारा जो रब है वो सारे आलमों का रब है, सारे के सारे गैलेक्सीज का रब है। उन गैलेक्सीज में से एक छोटी सी अर्थ उसका भी रब है। हम कहते हैं कि पूरी गैलेक्सी अल्लाह की और अल्लाह को मानने वाले हम हैं। हम कहते हैं कि प्लैनेट अर्थ अल्लाह की, अल्लाह को मानने वाले हम हैं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान अल्लाह का है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये पूरे मुल्क, ये पूरी दुनिया अल्लाह सुब्हान ताला की है और अल्लाह को मानने वाले हम हैं। फिर भी हमको इस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं। का माना यह है कि हमने अल्लाह की नाफरमानी की, बदले में हमें यह मिल रहा है कि हम देश बदेश भटकेंगे, देश बदेश गिड़गिड़ाएंगे, देश बदेश हम लोगों के दरों पर जाएंगे, यही हमारा हाल हो जाएगा। इसका सोल्यूशन ये है कि हम वापस आ जाए, अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ आ जाए। इसी से हमारा फायदा होगा, वरना अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस खित्ते जमीन पर जलील खार कर देगा। ये अल्लाह का वादा है। एक दिलासा जो कुरान ने दिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 139 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, गम ना करो, मायूस ना हो। जो भी हालात तुम देख रहे हो ना मुसलमानों, गम नहीं करो, मायूस ना हो। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे। कुरान ने हमको वादा किया है कि हम ही गालिब रहेंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, उसका फॉर्मूला भी बता दिया। फॉर्मूला क्या है? अगर तुम मोमिन रहोगे, मोमिन यानी मुसलमान से बड़ी जो कैटेगरी होती है मोमिन। मोमिन यानी एक मुसलमान जो दीन पर सच्चा, अच्छी तरीके से दिल से अमल करता है, अल्लाह के कानून को दिल में बिठा लेता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी से छोटी अहादीस को अमल करने की, सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करता है, वही है मोमिन। अल्लाह ने कहा, फतह दूंगा, गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन रहोगे। अगर मोमिन नहीं रहेंगे, दीन से दूर रहेंगे, दीन के अमल से दूर रहेंगे, तो ऐसे हालात होना लाजिम है। हम मुसलमान दर बदर भटकेंगे, मुल्क ब मुल्क भटकेंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे ही लोगों को हमारा हाकिम बनाएगा।